तो साथियों, स्वागत है आपका जेके शिक्षा चैनल में। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक सामाजिक विज्ञान में जो राजनीतिक की जो बुक्स है उसमें लोकतांत्रिक सेकंड, जिसके अंदर प्रथम अध्याय का नाम है हमारे सत्ता की साझेदारी। तो मुख्य रूप से सत्ता की साझेदारी है, उसके मुख्य रूप से हम जो है वह मेन जो पॉइंट पढ़ेंगे, एक नोट्स के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हम यहाँ ये मानेंगे कि यह आपका जो मूल सारांश है इस चैप्टर का, और जो नोट्स होंगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले साथियों हमें ये पूर्ण रूप से याद होना चाहिए कि उस चैप्टर का नाम क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता क्या होती है और साझेदारी क्या होती है। सत्ता यानी कि हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे भारत में। तो कहीं न कहीं जो सरकार बनती है वही सत्ता कहलाती है। जिस पार्टी या जिस राजनीतिक दल की सरकार बनती है और उस सरकार को जिस राजनीतिक दल के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि उसके पास एक पावर होती है शासन को चलाने की, तो उसी को हम सत्ता कहेंगे। और ये सत्ता हर 5 साल में या जो पार्टियों के अनुसार बदलती रहती है। तो यही हम चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो हम देखते हैं यहाँ की सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की शासन व्यवस्था में, किसकी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में निहित होती है, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। मुख्य रूप से कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, अब वो सामाजिक समूह कौन सी भी राजनीतिक दल हो सकता है या जिस देश में कितने समुदाय रह रहे हैं, तो उसमें अलग अलग रूप से जो है समुदाय हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये प्रमुख रूप से समुदाय है। उसी प्रकार हम यहाँ इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वह बेल्जियम के रूप में जो समुदाय है उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय के मुख्य पॉइंट के नाम कौन कौन से हैं। तो बेल्जियम की जाति संरचना किस प्रकार की है, और उसी के साथ बेल्जियम की समझदारी और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसमें हम पढ़ेंगे। और इसके साथ श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, और श्रीलंका में बहुसंख्यवाद और सत्ता की साझेदारी के रूप, कौन कौन से सत्ता की साझेदारी के रूप हैं। तो इस प्रकार जो है ये इस अध्याय के मुख्य पॉइंट है। तो हम आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो है वह बेल्जियम देश है, और हम यहाँ पढ़ेंगे बेल्जियम की जातीय संरचना। अब वो जो जाति संरचना क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझे कि जाति संरचना को लेकर अगर हम बात करें तो किसी भी देश में रहने वाली विविधताओं के आधार पर हम उसकी जाति व्यवस्था को बांट सकते हैं। जैसे अगर उस देश में बहुत सारे लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो भाषा को लेकर वहाँ जाति संरचना अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर वहाँ की बोली अलग अलग है तो वह भी एक प्रकार से भाषा संरचना हो सकती है। पहनावा, वहाँ के लोग अगर अलग अलग पहनावा पहनते हैं तो वह भी एक जाति संरचना हो सकती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप। तो देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं सबसे बेल्जियम की जाति संरचना। तो बेल्जियम देश की जाति संरचना किस प्रकार की है, तो ये यहाँ पर देखिए मैंने बेल्जियम जो है स्ट्रक्चर बनाया है, बेल्जियम का नक्शा बनाया है। पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन एक प्रकार से आपको समझाने की दृष्टि से मैंने बनाया है। अब देखेंगे आपकी इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह आपके किताब के अनुसार पीले रंग में होगा, जबकि निचला वाला क्षेत्र जो है वह रेड कलर का होगा। तो आप देख सकते हैं आपके बुक के अनुसार। तो यहाँ मैंने बेल्जियम को 2 भागों में विभाजित किया है। ऊपर देखिए, ये जो लाइन है इसके ऊपर जो 59% वाला हिस्सा है, तो 59% वाला हिस्सा है, यहाँ पर मुख्य रूप से डच भाषा बोलने वाले रहते हैं। और इसी के नीचे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 40% जो हिस्सा है वह फ्रेंच भाषा बोलता है। और इस इलाका जो है वह वॉलन क्षेत्र है, और इसमें जो क्षेत्र है वह फ्लेमिश इलाका है, जिसमें कि 59% डच भाषा बोलते हैं, और वालोन नामक इलाका है उसमें 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब देखना यह है कि इसी के साथ जो बेल्जियम है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से है। पड़ोसी देश की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके जस्ट उत्तर में नीदरलैंड है, जहाँ की डच भाषा बोली जाती है, जिसके कारण यहाँ डच भाषा वाले व्यक्ति रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो नीदरलैंड के दक्षिण में फ्रांस जो देश है
वह इसका पड़ोसी देश है, जिसके कारण यहाँ की भाषा जो है फ्रेंच बोली जाती है। अब यहाँ कोने में इसका पूर्व में जर्मनी देश है, तो जर्मनी देश है तो यहाँ कुछ क्षेत्र पर 1% जर्मन भाषा बोली जाएगी। तो इस प्रकार 59% प्लस 40% 1%। तो यहाँ बेल्जियम में रहने वाले जो भाषी आधार पर जो व्यक्ति हो गए हैं वह डच हो गए, फ्रेंच हो गए और जर्मन हो गए। तो ये इनकी जो जटिल व्यवस्था थी, जाति जटिल व्यवस्था थी, क्योंकि अलग अलग भाषा बोलते हैं। सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले डच भाषी 59% वाले हैं, जबकि 40% भाषा बोलने वाले फ्रेंच है और 1% भाषा बोलने वाले जर्मनी। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि जो इसकी राजधानी है, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ये वाला क्षेत्र मैंने इस राजधानी के माध्यम से दर्शाए गए। यहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसमें रहने वाले व्यक्ति 80% फ्रेंच बोलते हैं और यहाँ सिर्फ 20% डच बोलते हैं। अब देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है वह, यहाँ पूरा क्षेत्र अगर बात करें हम तो डच भाषा का निवास क्षेत्र है, जबकि यहाँ पर राजधानी में सिर्फ, इसकी राजधानी में सिर्फ 80% फ्रेंच बोलते हैं और डच 20% बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा महाद्वीप है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरी भाषा, यहाँ पूरी आबादी है वो 1 करोड़ से भी अधिक है, लगभग 1 करोड़ मानते हैं। और यह जातीय बनावट बड़ी जटिल है, इसकी जो है जातीय संरचना बड़ी जटिल है। इसी कारण क्योंकि यहाँ डच बोलते हैं और सबसे कम जो है वह डच वाले व्यक्ति हैं और यहाँ पर 40% फ्रेंच बोलते हैं। तो ये जाति व्यवस्था होगी इसकी। तो इसी के अनुसार हम देखेंगे कि ये हमारे, अगर भारत के किसी राज्य से अगर हम इसकी तुलना करें तो हमारे हरियाणा के राज्य के बराबर यह देश है। अब हम बात करें कि इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए अब यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग जो है फ्रेंच सबसे समृद्ध और ताकतवर होते हैं। यहाँ रहने वाले व्यक्ति जो है फ्रेंच वाले हैं, ये यहाँ इसकी राजधानी में 80% रहते हैं, जिसके कारण इन फ्रेंच बोलने वालों का बोलबाला ज्यादा है इनके डच वाले एरिया में, जिसके कारण यहाँ डच वाले व्यक्ति हैं यह कमजोर होते हैं और समृद्ध नहीं हो पाते। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे अल्पसंख्यक लोग, यहाँ अल्पसंख्यक लोग कौन हो गए, फ्रेंच, क्योंकि सिर्फ ये 40% बोलते हैं, जबकि इनका बोलबाला जो है वह ब्रुसेल्स राजधानी में अधिक है, जिसके कारण यह फ्रेंच वाले सबसे समृद्ध होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, जिसके कारण इनमें तनाव बढ़ता है। किन किन के बीच में, फ्रेंच और डचों के बीच में आपस में तनाव बढ़ता है, इन समुदायों के बीच में आपस में तनाव बढ़ जाता है। तो यहाँ 1950 से 1960 के दशक में डच और फ्रेंच के बीच में तनाव की स्थिति पैदा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अब देखिए तो इनमें दोनों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अब बेल्जियम, किस प्रकार बेल्जियम की सरकार बनेगी, बेल्जियम की समझदारी किसमें होगी, वह हम अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट का अध्ययन करेंगे बेल्जियम की समझदारी। तो यहाँ हम बेल्जियम की समझदारी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1973 के बीच में जो इसका संविधान था उसमें 4 प्रकार से इन्होंने संशोधन किया, क्योंकि अगर हमें किसी देश की शासन व्यवस्था में कुछ चेंजेस करना है तो वहां पर संविधान का संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार बेल्जियम की सरकार ने 1970 से लेकर 73 तक इसके संशोधन में, हम यहाँ देखेंगे कि बेल्जियम की जो सरकार है उसने आखिर क्या किया, सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की, ताकि इन जो समुदाय थे डच और फ्रेंच और जर्मन, इनके बीच में सत्ता का विभाजन आसानी से हो गया और यहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो देखिए यहाँ की सरकार ने प्रमुख रूप से 4 संशोधन किए। 1970 से लेकर 1973 तक इन्होंने 4 संशोधन किए और इस प्रकार सरकार बनी। सरकार ने इस प्रकार सभी समुदायों को साझेदारी दी ताकि इनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। दूसरी बात, इन समुदायों के बीच में आपस में समन्वय बना रहे और किसी मुद्दे पर ये एक सहमत हो ताकि इनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, उस देश की जो है व्यवस्था है आसानी से सुचारू रूप से चल सके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ केंद्रीय सरकार बनी, जिसमें डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। यहाँ की 4 सरकारें बनी, जिसमें केंद्र सरकार थी उसमें डच और फ्रेंच की जो मंत्रियों की संख्या थी बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रतिनिधित्व समान रूप से बना रहे, किसी भी मुद्दे पर दोनों मंत्रियों की आपस में बहुमत समान मिलता रहे। दूसरी बात, यहाँ क्षेत्रीय सरकार थी, जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को स्थानांतरित कर दी गई। यहाँ की जो केंद्र सरकार थी वो कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने यहाँ की क्षेत्रीय सरकार को अपनी कुछ शक्तियां स्थानांतरित कर दी या ट्रांसफर कर दी, जिसके कारण यहाँ क्षेत्रीय समुदाय में अपनी अपनी सरकार अपने माध्यम से शासन व्यवस्था संभाल सके। तीसरी बात, सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई,
जिसके अंतर्गत डच, जर्मन व फ्रेंच द्वारा सामूहिक सरकार का निर्णय लिया गया, ताकि किसी शिक्षा हो या सामाजिक हो, स्वास्थ्य के मुद्दे पर ये आसानी से अपने फ्रेंच, डच, जर्मनवासी सामुदायिक सरकार के अपने अपने मुद्दे के अनुसार जो है वह शासन व्यवस्था या किसी मुद्दे पर एक सम्मत कानून बना सके। और उसी प्रकार ब्रुसेल सरकार, यहाँ पर एक अलग स्पेशल जो है ब्रुसेल सरकार बनी, जिसमें डच व फ्रेंच का सामूहिक अधिकार रहा। तो इस प्रकार जो है वह इन्होंने अपनी सरकार को इन केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार और ब्रुसेल्स की सरकार, इन 4 प्रकार के संविधान संशोधन की और इस प्रकार इनकी जो व्यवस्था थी, ताकि इनमें विद्रोह की स्थिति उत्पन्न न हो, पूरे देश का शासन जो है स्वरूप एक सहज रूप से चल सके। तो इस प्रकार जो है बेल्जियम ने अपने विवाद से समुदाय के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए इन्होंने सत्ता को क्या किया, ये सत्ता का विभाजन है, ये सत्ता की साझेदारी, क्योंकि सत्ता को सभी में स्थानांतरित कर दिया गया। और हम यही पढ़ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 समुदाय के बीच में तनाव उत्पन्न न हो सके। अब यहीं पर देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से है, तो यहाँ हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से है, जैसे कि क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण की अगर बात करें हम, तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो सरकार को एक संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया। जैसे कि सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर तीसरे स्तर पर अगर हम बात करें तो वह स्थानीय सरकार होती है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जैसे हमारे केंद्र सरकार जो कि दिल्ली में बैठती है और इसका सर्वसर्वा प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार फिर नीचे की अगर हम बात करें राज्यों की सरकार, तो राज्य सरकार होती है जिसमें मुख्यमंत्री चीफ होता है। और उसके बाद अगर स्थानीय स्तर, लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे जिलों में जो होती है वह स्थानीय गवर्नमेंट होती है, जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो इस प्रकार सत्ता का ये क्या हो गया, सत्ता को बांट दिया गया अलग अलग समूह में, तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, जिसे ऊर्ध्वाधर वितरण। अब जबकि क्षैतिज वितरण में हम देखेंगे कि कार्यपालिका और न्याय एक होती है, व्यवस्थापिका जो कानून बनाने का निर्माण करती है, उसी प्रकार जो होती है दूसरे नंबर पर क्षैतिज वितरण, यानी इस प्रकार तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इनमें अपने अपने विभागों का विभाजन कर दिया गया, अपने कार्यों का विभाजित कर दिया गया, कोई भी एक दूसरे के कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और न्यायालय होती है जो सर्वोच्च होती है, जो कि इस प्रकार जो कानूनों का कानून अगर उनके जनता के विरोध में होते हैं, तो इस प्रकार न्यायालय को महत्वपूर्ण अधिकार है कि वह उनमें हस्तक्षेप कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा होती है। हमारा देश जो है भारतीय लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का अभिप्राय यह है कि जनता के द्वारा वहां के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनता के माध्यम से सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है। उसी प्रकार सामाजिक जो समूह है इनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, जो अलग अलग समुदाय है इनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और भी हम अगर बात करें तो लोकतंत्र में सत्ता को बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय में जो है बेल्जियम एक छोटा सा देश था, उसका अध्ययन किया गया, उसमें किस प्रकार सत्ता का विभाजन किया गया, सत्ता का हस्तांतरित किया गया, सत्ता के रूप हमने यहाँ पढ़े। तो इस प्रकार अगले हम देखेंगे श्रीलंका की कहानी। इसी प्रकार अब इसके अपोजिट में अगर हम बात करें तो श्रीलंका की कहानी क्या हो सकती है। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद क्या है, तो श्रीलंका जो एक छोटा सा देश है, जो हमारे भारत के दक्षिण के डीपी देश है कह सकते हैं, जिसमें बहुसंख्यवाद यानी कि सिहिलियों का अधिक वर्चस्व है, बौद्ध धर्म का, जिसके कारण वहां पर जो सत्ता है सिर्फ सिहिलियों के पास होती है, जिसके कारण तमिली जो कुछ तमिल होते हैं, तमिल और सिहिली इनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण वहां पर विरोध उत्पन्न होता है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि श्रीलंका की जो जातीय व्यवस्था किस प्रकार है। यहाँ श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में यहाँ 2 समुदायों का वर्चस्व था। एक तरफ सिहिली समुदाय जो 74% था, और दूसरी तरफ बात करें तो तमिल समुदाय जो कि 18% था। उसमें से 13% जो श्रीलंका के मूल रूप से जो तमिल है वह, और 5% यहाँ भारतीय तमिल थे, जो कि भारत से अंग्रेजों के टाइम में उनको श्रीलंका में चाय के बागवान में काम करने हेतु ले जाया गया था। तो वहां जाकर बस गए थे। 5% यहाँ श्रीलंकाई तमिल है और बाकी 7% ईसाई समूह, जो कि दोनों धर्म को फॉलो करते थे। यहाँ दोनों तरह की भाषा बोलते थे, सिहिली समुदाय की भाषा और तमिल भाषा।
तो यहाँ हम देखेंगे कि श्रीलंका की जो स्थिति है वह यहाँ पर सीढ़ी समुदाय का वर्चस्व था 74% श्रीलंकाई समुदाय से, इसलिए इनको कहते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, सबसे ज्यादा कौन से धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, तो सीली समुदाय जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। अब यहाँ सीली भाषा इनकी, जिसके कारण इनकी सरकार बनी और इन्होंने सीली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, जिसके कारण वहां की सरकारी, वहां की चिकित्सा, वहां की जितनी प्रकार के जो विभाग थे उनमें सीली भाषा जो जानते थे उनको बहुमत दिया गया और प्राथमिकता दी गई और उनकी सरकारी नौकरियों में भर्ती की, जिसके कारण यहाँ पर तमिल समुदाय ने विद्रोह कर दिया कि इनको भी प्राथमिकता दी जाए, इनको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, इनकी ये संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है, तो इनकी अनदेखी क्यों की जा रही है, क्योंकि ये मुख्य रूप से तमिल समुदाय से आते थे, तो इनको कहीं ना कहीं इनको प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि इनकी सरकार थी, सीली समुदाय की सरकार थी, जिसके कारण यहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध यानी अपने ही देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी दोनों समुदायों को लेकर। आप दोनों समुदाय है, यह इनके बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके कारण यह अपने ही श्रीलंका में अपने ही देश की मांग करने लगे कि हमारा भी तमिल देश होगा, तमिल राज्य होगा, तमिल जिसमें हमारी सरकार होगी, हमारी राजनीतिक पार्टियां होगी और हम सरकार बनाएंगे और हमारे, तो इस प्रकार इन्होंने अपने ही समुदाय को लेकर दोनों समुदाय के बीच में आपसी गृह युद्ध छिड़ गया श्रीलंका में। जबकि इसके उल्टा हमने जब बेल्जियम को पढ़ा था तो उसमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। तनाव से पहले ही श्रीलंका बेल्जियम की समझदारी के कारण उन्होंने अपनी सत्ता का साझेदारी या सत्ता के रूप को इस प्रकार विभाजित किया कि आपस में सामंजस्य बना रहे। तो हम इसलिए कारण हमने ये पॉइंट रखा यहाँ पर कि श्रीलंका की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी। तो यहाँ इस प्रकार तमिल समुदाय और इनमें गृह युद्ध छिड़ गया। तो यहाँ तमिल जो थे वह अपने ही इलम सरकार बनाने के लिए 1980 में इन्होंने विद्रोह कर दिया और अलग अलग क्षेत्रीय स्वायत्ता हेतु इन्होंने संघर्ष जारी रखा। तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमने श्रीलंका को पढ़ा जहाँ की बहुसंख्यवाद के कारण जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, जबकि दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि बेल्जियम, जिसमें कि बेल्जियम के समझदारी के कारण उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, सत्ता का विभाजन कर दिया। इसी के कारण यहाँ हम ये टॉपिक ही पूरा इसी पे डिपेंड है कि सत्ता की साझेदारी, कि सत्ता को बांटो, सत्ता का एक वर्चस्व नहीं होना चाहिए, सत्ता का किसी पर एक समुदाय का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके अपोजिट हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के लिए क्या क्या रूप हैं। तो यहाँ देखिए सत्ता की साझेदारी के कारण सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण ये जरूरी होना चाहिए। अब यहाँ सत्ता का क्षैतिज वितरण से अभिप्राय है कि जो है हमारे जो सरकार है उसको व्यवस्थापिका में बांट दो, इसके काम व्यवस्थापिका देखिए कि कानून बनाने का। यहाँ सत्ता का क्षैतिज वितरण ये है कि यहाँ सत्ता का स्थापित व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। यहाँ सत्ता का विभाजन कर दिया गया, इनके बीच में व्यवस्थापिका अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। ये तीनों अपना अपना काम करेगी और जब तनाव की स्थिति में न्यायपालिका इन पे अधिक ये इनसे सबूत मांग सकती है या इनको अधीनस्थ कर सकती है, इनको पाबंद कर सकती है कि किस प्रकार कानून इनके खिलाफ बनाया गया है, जनता के खिलाफ बनाया गया। तो यहाँ हम देखेंगे कार्यपालिका को अधिक अधिकार मिले हैं ताकि ये नियंत्रण स्थापित कर सके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो यहाँ हम देखेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता को बांटा गया है अलग अलग भागों में। वही प्रकार हम देखेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार का, जैसे संघ सरकार बनी है, राज्य सरकार बनी है, स्थानीय सरकार बनी, इनमें सत्ता का विभाजित किया गया ताकि सत्ता का समान रूप से वितरण हो सके, सत्ता पर कोई एक अधिकार ना बना सके, जिसके कारण सत्ता का साझेदारी जरूरी है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ सभी को कि इस प्रकार आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर ठोके। तो यहाँ हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी। तो अगले वीडियो में हम संघवाद को पढ़ेंगे। तो साथियों आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये इस प्रकार का क्या होगा, इससे क्या अभिप्राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।